नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजवी जीएस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल को पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल बीपीएससी, बीएसएससी इत्यादि बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं बिहार स्पेशल को। बिहार नाम की उत्पत्ति एवं नामकरण। बिहार नाम की उत्पत्ति एवं नामकरण। प्राचीन काल में बिहार का नाम विहार है ना, विहार नाम से जाना जाता है। बिहार या विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, है ना, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ठीक है, अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। विहार अथवा बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। अगला पॉइंट है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग है ना, उत्तरी पूर्वी भाग यानी उत्तर हो गया, उत्तर और पूर्व में जो बिहार का क्षेत्र है ना, जो आज का आप बिहार देखते हैं, है ना। प्राचीन काल में ये जो है मगध के नाम से इसे जानते थे। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भाग में बड़ी संख्या में बौद्ध मठ विहार होने के कारण, बौद्ध मठ को ही विहार कहा जाता था, होने के कारण इस क्षेत्र को विहार और कालांतर में यानी बाद के काल में, ठीक है, कालांतर को बाद के काल को कालांतर ही कहा जाता है। ठीक है, तो कालांतर में इसे बिहार कहा गया। ठीक है, तो यानी बिहार का जो नाम पड़ा या बिहार का जो नाम हुआ वो विहार शब्द से हुआ। और विहार क्या होता था? बौद्ध मठ होता था, यानी बौद्ध भिक्षुओं का रहने का जो स्थान होता था उसे विहार कहते थे। ठीक है, बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिनहाज उस सिराज है ना, मिनहाज उस सिराज द्वारा रचित तबकाते नासिरी नाम का एक पुस्तक है। ठीक है, और इसके जो रचयिता थे, इसके जो रचनाकार थे, उसका नाम था मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी को लिखा था और उसी ग्रंथ में यानी इसी किताब में बिहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बिहार का प्राचीन उल्लेख जो है, बिहार का प्राचीन उल्लेख वैदिक एवं अन्य स्रोत यानी वैदिक साहित्य में इनका क्या उल्लेख होता है। ठीक, बिहार का प्राचीन उल्लेख वैदिक एवं अन्य स्रोत। ठीक है, तो कहते हैं कि बिहार के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। यानी अगर आप वैदिक या अन्य स्रोत से अगर आप पता लगाएं, वैदिक साहित्य में अगर आप झांकने का प्रयास करें तो शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में जानकारी यह प्राप्त होती है, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण यानी शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है? यह यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, यह क्या है? यजुर्वेद का भाग है। ठीक है, आगे है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। मगध में रहने वाले लोगों को ऋग्वेद में कीकट कहा गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपके लिए ये जो है प्रश्न है कि कीकट किसके बारे में कहा गया। ठीक है, भौगोलिक रूप से कीकट किसके बारे में कहा गया? तो बिहार के बारे में कहा गया, मगध के बारे में कहा गया। ठीक है, मूल रूप से मगध के बारे में कहा गया, यानी मगध में रहने वाले लोग थे उनके बारे में जो है ऋग्वेद में कीकट कहा गया। ठीक है, चलिए आइए। तो आपने क्या देखा कि पहले आपने देखा कि प्राचीन काल में बिहार को विहार नाम से जाना जाता। विहार का मतलब बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान था, है ना। बौद्ध मठ को जो है बौद्ध विहार कहा जाता था। बौद्ध भिक्षु का यहाँ जो है निवास स्थान हुआ करता था। दूसरा क्या है कि बौद्ध मठ किधर होता था, किस क्षेत्र में होता था? जो भारत का उत्तर पूर्वी भाग है, यानी जो बिहार का इलाका है, जो आज का वर्तमान जो बिहार आप स्टेट देख रहे हैं, जो इधर का क्षेत्र था, यानी आज का आप पूर्व का आप मगध भी कह सकते हैं, जो पाटलिपुत्र है या फिर राजगीर है ना। तो ये सब जो क्षेत्र था ये मगध का क्षेत्र था, है ना। फिर आगे आपने जाना कि बिहार का जो है प्राचीन उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में
जो मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और ये शतपथ ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद का ही एक भाग है। ठीक है। दूसरा क्या है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख जो मिलता है वो मगध क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं उनको ऋग्वेद में क्या कहा गया? कीकट कहा गया। क्या कहा गया? कीकट। चलिए, अगला स्रोत क्या है कि बिहार पर तुर्की आक्रमण, यानी बिहार पर जब तुर्कों का आक्रमण हुआ उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। ठीक है। तो बिहार पर तुर्की आक्रमण, कहते हैं कि बिहार पर तुर्की आक्रमण का सूत्रपात जो है वो बख्तियार खिलजी था। आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। ठीक है। और बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है। बिहार एवं बंगाल को जीतने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी था। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहली बार बिहार पर आक्रमण किया और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को उसने जला दिया था। ठीक है। आगे है कि 1197-98 ईस्वी में, ठीक है, 1197-98 ईस्वी में, यानी 1197-98 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण कर बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी कहाँ है? बिहार शरीफ, जो आज का जिला है बिहार शरीफ, वहीं पे ओदंतपुरी स्थित था। ठीक है। और नालंदा है ना, जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था बिहार शरीफ में और नालंदा विश्वविद्यालय, इन दोनों ही विश्वविद्यालय को जो उन्होंने उसने जला दिया था। ठीक है। उसने नष्ट कर दिया था। ठीक। आप जानते हैं कि नालंदा शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, है ना। बौद्ध, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का जो है शिक्षा दिया जाता था। फिर आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भी इसी काल में हुआ। यह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। सही बात है, यह विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से भी एक था। ठीक है। विदेशी लोग यहाँ पढ़ने आते थे, चीन से, है ना, चीन से, या आप पूर्वी पूर्व एशिया के जो लोग हैं, है ना, वो भी यहाँ आते थे पढ़ने के लिए। चाहे वो आप इंडोनेशिया वगैरह ले लीजिए, है ना, वहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। मिनहाज उस सिराज, है ना, मिनहाज उस सिराज की कृत तबकाते नासरी, हमने आपको पहले भी कहा कि तबकाते नासरी जो है वो मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। ठीक है। बिहार पर हुए तुर्की मुस्लिम आक्रमण का विवरण मिलता है। इसी में जो है मुस्लिम आक्रांता ने जो आक्रमण किया बख्तियार खिलजी ने, इसकी चर्चा तबकाते नासरी में मिलता है और तबकाते नासरी को जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं सल्तनत काल में बिहार। ठीक है। यानी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, जो डायनेस्टी ये सब जो चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का जो समय चल रहा था, उस समय बिहार की स्थिति क्या थी? ठीक है। उस समय क्या थी बिहार की स्थिति? सल्तनत काल में बिहार को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने वाला पहला सुल्तान, ठीक है, सल्तनत काल में बिहार को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश का कार्यकाल कब तक रहा? 1211 से 1236 रहा। ठीक है। 1211 से 1236 रहा इल्तुतमिश का कार्यकाल। ठीक है। और इसी बीच में इल्तुतमिश ने बिहार को अपने साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार, यहाँ पे गौर कीजिएगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको किया था? मलिक जानी को उन्होंने अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। किसको किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। और सूबेदार प्रांत का प्रशासनिक एवं सैन्य प्रमुख अधिकारी होता था। आप जानते हैं एक जो सूबा होता है उसके जो आप रक्षक कहें या प्रशासनिक अधिकारी कहें, वो सूबेदार हुआ करता था। ठीक है। जैसे आज का जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, उस वक्त सूबेदार हुआ करता था। केंद्र लेवल का जब प्रशासन चल रहा होता है तो मध्यकाल में, है ना, सूबेदार को नियुक्त किया जाता था। ठीक है। सूबेदार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता था। आज का जैसे कि राज्यपाल आप कह सकते हैं। ठीक है। या आप सीएम कह सकते हैं। सीएम तो लोकतंत्र में आप अभी आता है ना। चलिए, मुगल काल में बिहार किस प्रकार से जो है बिहार आगे बढ़ रहा था, या बिहार को कब जो है हड़पा गया या फिर केंद्र सरकार में मिलाया गया इसको, है ना। मुगल सम्राट
मुगल सम्राट अकबर ने 1580 में बिहार को एक स्वतंत्र मुगल सूबे प्रांत का दर्जा दिया, है ना। बिहार को 1580 में जो है एक स्वतंत्र मुगल सूबा यानी मुगल राज्य का दर्जा दिया, ठीक है। बिहार को 1580 में यानी मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, आप यूँ कहें तो उनको दर्जा, बिहार को दर्जा दिया गया, ठीक है। मिलाया इससे पहले गया था, परंतु 1580 में दर्जा दिया था। लगभग 1576 में इसको मिलाया गया था, ठीक है, लेकिन 1580 में इसको दर्जा दिया गया, ठीक है। चलिए, मुगल साम्राज्य के 12 प्रांतों में बिहार एक प्रमुख सूबा था, ठीक है। अकबर के काल में बिहार का पहला मुगल गवर्नर मुनीम खां था। कौन था? मुनीम खां। चलिए ध्यान रखिए कि बिहार का पहला गवर्नर जो है मुगल काल में कौन था भाई? तो मुनीम खां था। और किसने नियुक्त किया था? अकबर ने नियुक्त किया था, ठीक है। मुगल साम्राज्य में जो है उस वक्त कितने प्रांत हुआ करते थे? 12 प्रांत हुआ करते थे। मुगल सम्राट अकबर ने 1580 में बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया, यानी यहाँ पे सूबेदार अपना नियुक्त किया था उन्होंने, ठीक है, मुनीम खां के रूप में। चलिए अब आगे आते हैं कि ब्रिटिश अंग्रेजी शासनकाल में बिहार किस प्रकार का था, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में, है ना, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में बिहार की स्थिति किस प्रकार थी, कब इसको जो है क्या क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए देखिए कि 1757, है ना, 1757 ईस्वी प्लासी का युद्ध होता है 1757 में 23 जून को, ठीक है। बंगाल पर अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच जो है युद्ध होता है, ठीक है। प्लासी जो है बंगाल का हिस्सा होता है। प्लासी के मैदान में 1757 को 23 जून को एक युद्ध होता है, जिसमें बंगाल पर लगभग अब जो है अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया था। फिर भी अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र, है ना, मीर जाफ़र जो है, जो कि गद्दार निकल गया था, ठीक है। मीर जाफ़र के गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ठीक है। तो इस वक्त जो है बंगाल पर अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो चुका था, ठीक है। फिर आते हैं 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 22 अक्टूबर को होता है, ठीक है। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है, 22 अक्टूबर को होता है। भारतीय शक्तियों की निर्णायक पराजय होती है। आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला तो खैर हार जाते हैं, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। बाद में मीर कासिम, है ना, मीर कासिम जो मीर जाफ़र का दामाद होता है, ठीक है, वो शासक होते हैं और उनको अंग्रेज़ों की जो है, अंग्रेज़ उनको भाते नहीं हैं, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को हटाकर उन्होंने मुंगेर स्थापित कर ली, ठीक है। उन्होंने मुर्शिदाबाद से हटके वो मुंगेर आ गए। अपनी राजधानी, बंगाल की राजधानी मुंगेर भी कुछ दिनों तक रही है, ठीक है। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वो हार गए, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वो हार गए। हारने के पश्चात इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में एक संधि होती है 1765 में। देखिए इलाहाबाद में एक संधि होती है 1765 में, यानी बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, ठीक है, लेकिन 1765 में एक संधि होती है इलाहाबाद में, ठीक है। इसके तहत क्या करते हैं अंग्रेज, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, है ना, मुग़ल नवाब ने क्या किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसको दे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। यानी बिहार, बंगाल और उड़ीसा के भू राजस्व वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, ठीक है। चलिए आगे 1905 की घटना होती है, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन होते हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है लॉर्ड कर्जन का, ये 1899, ठीक है, 1899 से 1905, ठीक है, 1899 से 1905 इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। और 1905 में एक घटना घटता है बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन एक घटना घटता है, ठीक है। और उस समय क्या था, बिहार जो है
वो पश्चिम बंगाल का यानी बंगाल का हिस्सा था, है ना, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, क्योंकि पश्चिम बंगाल भी उसी वक्त बट रहा था। आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन जो 1906 में होता है, ये सब घटना उसी समय की कहानी है, ठीक है। तो बंगाल जो है बट रहा था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उसे पूर्वी बंगाल कहा गया, और जो पश्चिम बंगाल है, जो अभी का पश्चिम बंगाल है, इसे पश्चिम बंगाल कहा गया। लेकिन पश्चिम बंगाल का ही हिस्सा कौन था? बिहार था, ठीक है। चलिए एक और घटना घटती है दिसंबर 1911, ठीक है। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम, इनका आगमन होना था, जॉर्ज पंचम का, ठीक है। 1911 में एक घटना घटती है, दिल्ली में एक दरबार होता है, दरबार का आयोजन किया गया। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें स्वागत करना था सम्राट जॉर्ज पंचम का, ठीक है। और इसमें ये घोषणा हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने का, ठीक है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने का घोषणा हुआ, ठीक है। बंगाल महाप्रांत से पृथक एक नया प्रांत बिहार और उड़ीसा बनाया गया, ठीक है। लेकिन ये उड़ीसा बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। एक नया प्रांत बनाना था। दिल्ली दरबार 1911 में घोषणा होता है कि भैया जो बंगाल विभाजन हुआ था वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अलग अलग स्टेट बनेगा, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा का नाम सामने आया, ठीक है। लेकिन उड़ीसा उस वक्त बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर आगे जो उड़ीसा अलग होता है वो 22 मार्च ये 22 मार्च 1912 बिहार एवं उड़ीसा को आधिकारिक रूप से बंगाल महाप्रांत से अलग कर नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। नया प्रांत कब बनाया गया? 1912 में, यानी घोषणा दिसंबर 1911 में होती है, दिल्ली दरबार में होती है, जॉर्ज पंचम आते हैं, बंगाल विभाजन निरस्त करते हैं, ठीक है। और नया प्रांत का घोषणा होता है बिहार और उड़ीसा के नाम से, ठीक है। और 22 मार्च 1912 को ये आधिकारिक रूप से बंगाल महाप्रांत से अलग हो गया, यानी बंगाल प्रांत से अलग होकर बिहार जो है एक अलग स्टेट बना, है ना, 22 मार्च 1912 को। इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस, है ना, 22 मार्च को बिहार दिवस, ठीक है। 22 मार्च को बिहार दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को आधिकारिक रूप से, ठीक है, आधिकारिक रूप से प्रांत को अलग कर दिया गया। लेकिन घोषणा कब हुआ था? दिल्ली दरबार में हुआ था, 1911 में हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 दिसंबर में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे उन महापुरुष की तरफ नज़र डालेंगे जिन्होंने योगदान दिया बिहार को अलग होने में, पृथक करने में, ठीक है, अलग राज्य बनाने में। तो बिहार को बंगाल से पृथक करने में अग्रणी व्यक्तित्व कौन कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, है ना। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। बिहार का आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है इस लेक्चर को देखना, है ना, इस टॉपिक को सुनना और देखना, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1893 ईस्वी में ही बिहार के पृथक्करण का आंदोलन शुरू कर दिया था, यानी 1893 में इन्होंने कह दिया था कि भैया आप बिहार को बंगाल से अलग कर देना चाहिए, ठीक है, हमें अलग राज्य दे दो, हमारी संस्कृति अलग अलग है, झूठ मूठ का हम बांग्ला नहीं बोल सकते बेवजह, है ना, बलजोबड़ी हम बांग्ला हमसे बुलवाओ मत, ठीक है, हम भोजपुरी ही ठीक है। और कौन थे? महेश नारायण, है ना, अगला नाम आता है महेश नारायण। बिहार को अलग आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से ये भी एक थे, ठीक है। बिहार को अलग करने में जो प्रमुख नेता था उसमें से एक महेश नारायण भी थे, ठीक है। फिर अगला था राजेंद्र बाबू, है ना, अगले व्यक्ति थे राजेंद्र बाबू। 1906 ईस्वी में पटना में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का इन्होंने आयोजन किया था, ठीक है। क्या किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1906 ईस्वी में बिहार के पटना में, है ना, पटना में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बिहार के युवाओं को इन्होंने जागरूक किया था, ठीक है। तो यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, एक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने 1893 में ही बिगुल फूंक दिया था,
कि भैया हमें अलग राज्य दे दो। महेश नारायण का भी योगदान था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का भी जो है योगदान था, राजेंद्र प्रसाद का योगदान था। 1906 में इन्होंने जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। अगला है बिहार, द बिहार टाइम्स, ठीक है, द बिहार टाइम्स 1894, ठीक है, द बिहार टाइम्स 1894 ईस्वी में। द बिहार हेराल्ड 1875 जैसे समाचार पत्रों ने भी बिहार के पृथक्करण की मांग जोरदार तरीके से उठाया था, ठीक है। द बिहार टाइम्स और द बिहार हेराल्ड, आप ध्यान रखिएगा इन दो अखबार का, ठीक है, इन दो अखबार का, इन दो समाचार पत्रों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। द बिहार टाइम्स 1894, द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड 1875, द बिहार टाइम्स 1894। इन दोनों ही अखबार ने, इन दोनों ही समाचार पत्रों ने बिहार के पृथक्करण के लिए अलग से मांग उठाई थी, ठीक है। इन्होंने भी पुरजोर तरीके से जो है अलग राज्य बनाने के लिए जो है बिगुल फूका था, ठीक है। चलिए आगे आइए। आगे है कि उड़ीसा एवं झारखंड का गठन। आप जानते हैं कि बिहार 1911 में घोषणा होता है दिल्ली दरबार में। 19 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम आते हैं, घोषणा होता है कि भैया बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया जाए। 1912 में जो है अलग राज्य, 22 मार्च 1912 को अलग राज्य बनाने को जो है सहमति मिल जाती है बिहार को, है ना। उसके बाद आप देखते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा आधुनिक बिहार का निर्माता इनको कहा जाता है, ठीक है। 1893 में ही इन्होंने बिगुल फूंक दिया था। महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, है ना। द बिहार टाइम्स जो है, द बिहार टाइम्स और द बिहार हेराल्ड ने जो है पुरजोर तरीके से जो है बिहार को अलग राज्य बनाने पे जोर डाला था, है ना। अब आगे आता है कि उड़ीसा एवं झारखंड, क्योंकि उड़ीसा भी बिहार का पार्ट था और झारखंड जो वर्तमान में बिहार और जो उड़ीसा और झारखंड राज्य आप देखते हैं ये बिहार का ही हिस्सा था, ठीक है। तो अब ये अलग कब होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार के दक्षिणी भाग को अलग कर उड़ीसा नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया। उड़ीसा बिहार का दक्षिणी हिस्सा था, दक्षिणी भाग था, ठीक है। अगला क्या होता है भैया कि 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को फिर से दक्षिणी भाग, यानी झारखंड भी आप जानते हैं कि झारखंड और उड़ीसा दोनों ही बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है, ठीक है। तो बिहार के दक्षिणी भाग को पुनः पृथक कर झारखंड राज्य बनाया गया, ठीक है। और यह झारखंड जो बना यह देश का 28वां राज्य बना था, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग बिहार की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, सीमावर्ती जिले को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति एवं सीमावर्ती जिले को। तो बिहार की वर्तमान भौगोलिक सीमाएं हैं, उत्तर में जो है आप जानते हैं कि नेपाल है ना। उत्तर में क्या है, नेपाल है। पूर्व में है पश्चिम बंगाल, यानी उत्तर में नेपाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनका लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है उत्तर में बिहार का। 7 जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इससे 3 जिला लगता है। दक्षिण में झारखंड है जिससे 8 जिला लगता है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, इससे भी 8 जिला लगता है ना। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बिहार का मैप है, ठीक है। और ये बीच से जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस क्षेत्र में क्या है, नेपाल। तो इस क्षेत्र में क्या है, नेपाल है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक नेपाल है, ठीक है। ये रहा इधर झारखंड, दक्षिण में झारखंड, ये रहा झारखंड, ठीक है। और ये रहा पश्चिम बंगाल इधर, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आपने देखा कि ऊपर जो है वो नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो नेपाल से कौन कौन से जिला लगता है, तो इसमें से 7 जिले जो है वो नेपाल से लगती है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चलिए अब याद कीजिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पश्चिमी चंपारण सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, तो आप पश्चिम की तरफ जाएंगे। पश्चिम उत्तर में आप बिहार का मैप निकालिए और पश्चिम उत्तर को देखिए, ठीक है। ये रहा पश्चिमी चंपारण, ये रहा पूर्वी चंपारण,
ठीक है। ये रहा सीतामढ़ी, है ना, ये रहा मधुबनी, ये रहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, है ना, मधुबनी, सुपौल, फिर अररिया और ये किशनगंज, ठीक है। यहाँ तक किशनगंज है। तो आप फिर से देखिए, ये रहा पश्चिमी चंपारण, ये रहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं। और ये किससे लगती है? नेपाल से लगती है। चलिए अब आते हैं बंगाल से लगने वाले ज़िलों को अब देखते हैं कि बंगाल से कौन कौन सा ज़िला लगता है, ठीक है। तो इसमें से 3 ज़िला लगता है। जैसे कि आपने देखा कि ये किशनगंज है ना, ये रहा यहाँ पे किशनगंज, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये किशनगंज, ठीक है। ये किशनगंज, ठीक है। फिर ये पूर्णिया, ये कटिहार, है ना, ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये पश्चिम बंगाल से लगने वाला ज़िला है, ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार यह पश्चिम बंगाल से लगने वाला ज़िला है, ठीक है। तो आपने देखा कि नेपाल से लगने वाला ज़िला कौन कौन सा है? तो 7 ज़िला है। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और ये किशनगंज, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और ये किशनगंज, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से लगने वाला ज़िला तो ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। दक्षिण में जो लगने वाला ज़िला है उसमें से 8 ज़िला है जो झारखंड राज्य से लगता है, ठीक है। किससे लगता है? झारखंड राज्य से। चलिए आते हैं झारखंड की तरफ नज़र डालते हैं। चलिए नज़र डालते हैं झारखंड से लगने वाले 8 ज़िले पे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है ना, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। लेकिन अब इसको हम लोग किससे देखेंगे? मैप के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, ये रहा रोहतास, ठीक है, ये रहा रोहतास, ये रहा औरंगाबाद, है ना, ये रहा गया, ये रहा नवादा, ये रहा जमुई, ये रहा बांका, ये रहा भागलपुर और ये कटिहार, ठीक है। आपने देखा कि ये रहा रोहतास, ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, है ना, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। कौन कौन सा ज़िला है? 8 ज़िला है। झारखंड से लगने वाला बिहार का 8 ज़िला, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 ज़िले झारखंड से लगता है, ठीक है। तो चलिए आइए उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िलों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लगने वाले ज़िले भी 8 हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा जो पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, जो पश्चिमी चंपारण यहाँ है, यहाँ ये नेपाल से भी लगती है, उत्तर में नेपाल से भी लगती है और इधर उत्तर प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। ये नेपाल से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। चलिए, तो ये पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। कौन कौन सा ज़िला है? पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज है, ठीक है, फिर सिवान है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास। इसमें भी 8 ज़िले हैं। कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, गौर से देखिएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ये रहा सिवान, ये रहा सारण, ठीक है, ये भोजपुर, ये बक्सर, ये कैमूर और ये रोहतास, ठीक है। कौन कौन सा है? फिर से देखिएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ये 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगती है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो चलिए फिर से एक बार ज़िलों को देखते हैं शुरू से। तो उत्तर में नेपाल से लगने वाले 7 ज़िले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज।
पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगने वाले 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। दक्षिण में झारखंड से लगने वाले 8 जिले हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगने वाले 8 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। चलिए हम नोट्स में कुछ देखते हैं कि जैसे कि कटिहार जो है वो पूर्व में पश्चिम बंगाल से भी लगती है और दक्षिण में वो झारखंड से भी टच करती है, जैसे कि साहेबगंज वाला ये क्षेत्र है ना, जो झारखंड का साहेबगंज का क्षेत्र है वो कटिहार में गंगा नदी के माध्यम से कटिहार से भी टच करती है, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल से भी टच करती है, ठीक है। अब आप उत्तर पूर्व में चले जाइए, बिहार के उत्तर पूर्व में तो जाएंगे तो किशनगंज को पाएंगे। किशनगंज में जब आप किशनगंज को देखेंगे तो उत्तर में ये नेपाल से भी लगती है और पूर्व में पश्चिम बंगाल से भी लगती है, ठीक है। इसी तरह रोहतास पे आप ध्यान दीजिए, रोहतास जब आप दक्षिण में जाएंगे तो ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया नहीं गया है जैसे कि पश्चिमी चंपारण है ना, जब आप पश्चिमी चंपारण को देखेंगे है ना, तो पश्चिमी चंपारण को आप यहाँ देखिए, ये रहा है ना, ये वाला क्षेत्र। तो इधर क्या है भैया, तो इधर है नेपाल, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण को, ठीक है, तो ये रहा इधर नेपाल और ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी कहाँ टच करती है, ये दोनों से टच करती है, ठीक है। यानी पश्चिम में ये यूपी से टच करती है, उत्तर प्रदेश से, और उत्तर में नेपाल से टच करती है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। देश में इसका स्थान जो है 13वां है और 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। इसकी राजधानी पटना है, पाटलिपुत्र जिसे प्राचीन काल में कहा गया, प्राचीन काल में इसे कुसुमपुर भी कहा गया, ठीक है। कुछ दिन बाद जो है इसे अजीमाबाद भी कहा गया, तो अलग अलग नामों से पटना को पहले जाना गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में बिहार फैला हुआ है, ठीक है। बिहार देश का 13वां सबसे बड़ा, ठीक है, 13वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये राज्य है। और कुल जिले 38 है, बिहार में कुल जिला 38 है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे बिहार, प्राचीन बिहार को जानेंगे, ठीक है। पाषाण काल से वैदिक काल तक के बीच को जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग बिहार के इतिहास का कालक्रम देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल 1,00,000 वर्ष, ठीक है, 1,00,000 से 12,000 वर्ष के बीच में क्या था, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब था, 1,00,000 से 12,000 वर्ष के बीच को पूरा पाषाण काल कहते हैं। 1,00,000 से 12,000 वर्ष के पूर्व को पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इस बीच में घटना क्या होता है, क्या क्या विशेषता होता है, जैसे कि पत्थर के औजार मिले, है ना, इसी कालक्रम में जो है पत्थर का औजार मिला। नालंदा व मुंगेर से इसकी साक्ष्य मिली है। कहाँ से साक्ष्य मिला है, पत्थर का औजार नालंदा और मुंगेर से, नालंदा व मुंगेर से पत्थर के औजार की प्राप्ति हुई है। बिहार में अगर कहीं देखें तो पत्थर का औजार कहाँ से मिला, तो वो नालंदा और मुंगेर से पत्थर के औजार का साक्ष्य मिला है। और इसकी समय अवधि क्या थी, 1,00,000 से 12,000 वर्ष पूर्व, 1,00,000 से 12,000 वर्ष पूर्व। और ये पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल का ये समय था, ठीक है। पूरा पाषाण काल का समय 1,00,000 से 12,000 वर्ष के बीच को पूरा पाषाण काल का समय कहा जाता है। पत्थर के औजार मिले हैं मुंगेर व नालंदा से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष के बाद के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल क्या होता है, 12,000 वर्ष के पूर्व के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और यहाँ मुंगेर जो है, बिहार का जो मुंगेर है, यहाँ से इस मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। कहने का आशय है कि 12,000 वर्ष पूर्व जो है कोई आदमी रहता था बिहार के मुंगेर में, है ना, कुछ लोग रहते होंगे, इसलिए मानव का निवास, है ना, रहने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ भैया कि ये 8,000, इसकी समय क्या है नवपाषाण काल का, 8,000 से 4,000 वर्ष पूर्व, 8,000 से 4,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ हड्डियों के औजार कहाँ से मिले, हड्डियों के औजार चिरान जो है वो सारण का प्रमुख स्थल है, ठीक है। नवपाषाण काल में क्या प्राप्त हुआ है,
हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद सारण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नवपाषाण काल का जो है समय अवधि क्या है? 8000 से 4000 वर्ष पूर्व की समय अवधि है। ठीक है, यानी पूरा पाषाण काल आप देखें तो 1 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व पत्थर के औजार मिले हैं नालंदा व मुंगेर से। मध्य पाषाण काल में जो है 12,000 वर्ष पूर्व का समय है, के बाद का समय है। ठीक है, 12,000 वर्ष के बाद का समय है। मुंगेर के आम बांध, यानी भीम बांध यहाँ होना चाहिए था, आम बांध लिखा हुआ है। ठीक है, मानव निवास का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नव पाषाण काल में क्या हुआ? 8,000 वर्ष पूर्व से 4,000 के बीच जो है इसका समय अवधि है। यहाँ हड्डियों के औजार मिले, हड्डियों का औजार हुआ करता था। ठीक है, और ये कहाँ से मिला है? चिरांद से मिला है। कब मिला है? नव पाषाण काल में। नव पाषाण का समय अवधि क्या है? 8,000 से 4,000 वर्ष पूर्व की है। ठीक है, चलिए वैदिक काल के बारे में जानते हैं कि वैदिक काल का आप समय जानते हैं कि 1500 BC से 600 BC तक के में रहा। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो ये 1500 से, है ना, 1500 से 1000, इसे क्या कहते हैं? 1500 से 1000 को 1500 से 1000 को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 1000 BC से 600 BC को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, 1000 से 600 BC को उत्तर वैदिक काल कहते हैं और 1500 से 1000 BC को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, वैदिक काल 2 खंडों में विभाजित है। ठीक है, वैदिक काल 2 खंडों में, यानी एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल 1500 से 620 में था। ठीक है, 1500 से 600 BC के बीच में था। इसमें आर्यों का उत्तर बिहार में आगमन हुआ। आप देखेंगे कि विदेह क्षेत्र, विदेह और मिथिला क्षेत्र, यानी आप पाएंगे कि विदेह और मिथिला, है ना, बाद में आप जब इतिहास देखेंगे, अभी आप हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, विदेह जो राजा जनक के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, मिथिला के बारे में आप जानते होंगे, विदेह मिथिला, है ना, माता सीता मिथिला क्षेत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो आर्यों का लगभग आगमन हो चुका था। 1500 से 620 के बीच में जो है आर्यों का आगमन बिहार में हुआ। ठीक है, और वो लोग रहने भी लगे। आगे है महाजनपद काल। महाजनपद काल आप देखेंगे कि 600 BC के बाद का काल है, यानी 600 BC के बाद का समय है। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद में आप देखेंगे 16 महाजनपद के बारे में चर्चा होगा, है ना, मगध, अंग भागलपुर, मुंगेर, है ना, बांका, इन सब का जो क्षेत्र था ये अंग का क्षेत्र था। ठीक है, और मगध आप जानते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। 16 महाजनपद को भी जो है 15 जो अलग महाजनपद था सबको अपने आप में उसने जो है मगध ने मिला लिया था अपने में। ठीक है, तो बिहार में बिहार में कौन कौन सा था? वज्जी था, अंग था और मगध। ठीक है, वज्जी बहुत बड़ा गणराज्य हुआ करता था। ठीक है, वज्जी, अंग और मगध। ठीक है, ये यानी पूरे जो 16 महाजनपद था पूरे भारत में, इसमें 3 महाजनपद सिर्फ बिहार में था। ठीक है, 3 महाजनपद बिहार में था। कौन कौन सा था? वज्जी था, अंग था और मगध था। ठीक है, मगध के बारे में आपको हमने बताया। अंग भागलपुर, मुंगेर और बांका का क्षेत्र जो है, और वज्जी जो है ये उत्तर बिहार का क्षेत्र था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं कि मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध जो साम्राज्य है इसका उत्थान कैसे होता है? तो 544 BC में से 185 ईसा पूर्व के बीच मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। ठीक है, 544 BC से 185 BC में। ठीक है, पहले आया बृहद्रथ। ठीक है, ये हर्यक वंश से संबंधित था। बृहद्रथ का ही बेटा था। कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बृहद्रथ, फिर हर्यक, फिर शिशुनाग। ठीक है, बृहद्रथ, फिर हर्यक आया। हर्यक के बाद जो है शिशुनाग आया। ठीक है, पहले बृहद्रथ ने राज किया मगध पर, फिर जो है हर्यक आया। हर्यक का ही जो है आगे वंश चला। फिर शिशुनाग आया, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। नंद वंश में आप जानते हैं महापद्म नंद ने नंद वंश का स्थापना किया। ठीक है, और फिर आगे जाके इसी में जो है एक कुशासन, है ना, कुशासक आए, उसे कहते हैं धनानंद। ठीक है, तो धनानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से उसको जो है
मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया मगध पर, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है नंद वंश को ख़त्म करके, ठीक है। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। इसी में एक महान शासक होता है, ठीक है, जिसे अशोक कहते हैं, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार होता है, बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, इतिहास में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग वैदिक ग्रंथ के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि वैदिक ग्रंथ में बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार को कैसे जाना गया, है ना। तो देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण बिहार के संदर्भ में जानकारी जो है यजुर्वेद, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें, यानी यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। उसी में विदेह राज्य का विस्तृत विवरण है। तो विदेह जो राज्य है उसका विस्तृत विवरण किस में है? शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है, जो यजुर्वेद का पार्ट है, भाग है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र का उल्लेख है। मगध के निवासियों को कीकट कहा गया। क्या कहा गया? कीकट। कीकट मतलब निम्न श्रेणी का होता है, ओछा दर्जा, है ना, निम्न दर्जा, ठीक है। तो मगध के क्षेत्र को कीकट कहा गया। किसमें कहा गया? ऋग्वेद में कहा गया। किसमें कहा गया? तो ऋग्वेद में कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद में मगध के निवासियों को कीकट कहा गया। कीकट मतलब ओछा दर्जा, निम्न दर्जा, ठीक है। अथर्ववेद में क्या कहा गया? अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मगध को अस्वच्छ या अपवित्र क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया। अथर्ववेद में मगध को अपवित्र कहा गया, अस्वच्छ कहा गया, ठीक है। रामायण में बिहार को क्या कहा गया? रामायण में विदेह, आप जानते हैं कि विदेह मिथिला के राजा जनक का वर्णन हमने आपको बताया था। जनकपुरी वर्तमान के नेपाल के जनकपुर में मानी जाती है। यानी उस वक्त जो भारत था वो लंबा चौड़ा था, बिहार का क्षेत्र थोड़ा बड़ा था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग महाजनपद के काल के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 620 से जो ये शुरू हुआ था। आप सभी को धन्यवाद। अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में फिर बिहार स्पेशल के साथ, और महाजनपद काल के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।